नियमावली बनाई है और उसको लेकर देश भर में जबरदस्त उबाल है। ये कहा जा रहा है कि उसमें सवर्ण वर्ग के छात्रों को, सवर्ण वर्ग के लोगों को जबरन फंसाने की एक साजिश की जा रही है। क्या है ये रेगुलेशन और इसका क्यों हो रहा है विरोध, इस पर हम लोग बात करेंगे। और आज यूजीसी के मुख्यालय पर बड़ी संख्या में देश भर से आए छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर बीच कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें केंद्र सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। केवल घिरी हुई नजर नहीं आ रही है, सरकार की नीयत और उसकी मानसिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। किस तरीके से विपक्षी नेताओं का हर जगह अपमान करना वो दिखाई पड़ रहा है। और ये दिखा है कल जब गणतंत्र दिवस समारोह में वहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठतम नेताओं को, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को वहां तीसरी चौथी पंक्ति में बैठाया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार को घेरे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मूल मुद्दे हैं, मूल मुद्दे ये हैं कि कैसे यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दे पर सरकार क्या कुछ कर रही है। यूजीसी पर आज वहां मुख्यालय में आप एक बार देख सकते हैं किस तरह से वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। देश भर से आए तमाम छात्र वहां यूजीसी के नए रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। वहां हम देखेंगे ये प्रदर्शन की आज घोषणा की गई है, देश भर से ये छात्र आए हुए हैं। क्या है यूजीसी रेगुलेशंस और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है और इसके विरोध के पीछे कारण क्या है और नए रेगुलेशन को बनाए जाने के पीछे क्या कारण है। हालांकि एक कारण तो बहुत महत्वपूर्ण है जो सबसे हर तमाम जो फैसले होते हैं सरकार के वहां दिखाई पड़ता है, वो ये है कि तमाम जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना। लेकिन ध्यान भटकाने के चक्कर में सरकार खुद फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। यहां शंकराचार्य हो, चाहे यहां पर ट्रंप का मसला हो, और बहुत से मामले हैं जिनमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। लेकिन इस बीच यूजीसी का नया रेगुलेशन लाती है और यह नया रेगुलेशन 2012 में जो एक रेगुलेशन आया हुआ था उसकी जगह पर इसमें तमाम चीजें नई जोड़ी गई हैं जिनको लेकर जबरदस्त आपत्ति हो रही है। क्या कुछ है अमलेंदु जी जिसकी वजह से इतना विरोध इसका हो रहा है? हाँ, एक तो अपने दर्शकों को बता दें कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी, और जिसको अभी खत्म किया जाना है, नया जो शिक्षा विधेयक लाया जा रहा है उसके जरिए, उस यूजीसी ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और समावेशन को मजबूत करने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 ये अधिसूचित किया है। और ये नया ढांचा जो है जो 2012 के पुराने नियम थे उनकी जगह इसने ले ली है और 15 जनवरी 2026 से इसको प्रभावी किया गया है। अब इसमें जातिगत भेदभाव की परिभाषा जो है वो जो की गई है, एक तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसमें जो नए नियम है उसमें एससी और एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है, जबकि ओबीसी जो है वो जाति के आधार पर नहीं है, वो शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। तो इसमें ओबीसी को भी, अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। और भेदभाव को किसी भी अनुसूचित व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है, ये उसमें कहा गया है। दूसरा, एक समानता समिति है, ये प्रत्येक संस्थान में संस्थान प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। तो ये सब चीज़ें तो खैर ठीक हैं, कुछ चीज़ें जो हैं। और समयबद्ध समाधान, अगर कोई शिकायत मिलती है तो समिति 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी और 15 कार्य दिवसों के भीतर अपनी उसे रिपोर्ट सौंपनी होगी। और कठोर दंड है, इसमें नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है और उनका फंड रोका जा सकता है। अब इसके पीछे जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप भी लग रहे हैं कि इसकी आड़ में तमाम संस्थानों के फंड रोके जाएंगे, कोई शिकायत कराई जाएगी और शिकायत पे जो फिर कहा जाएगा ये ठीक से सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद वो फंड रोक दिया जाएगा। तो ये नई चाल जो विवाद का विषय है वो ये है कि इसके जरिए संस्थानों का फंड रोकने की कोशिश की जाएगी, चूंकि सरकार जो है उच्च शिक्षा का कबाड़ा करना चाहती है। तो अब इसका आड़ तो ये लिया गया है कि भाई हम समावेशन करना चाहते हैं, जाति भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके आड़ में जो कठोर जो ये किए गए जो फंड रोकने वाली चीज़ है, इसके जरिए कहा जा रहा है कि ये संस्थानों की मान्यता रद्द करने, यानी कि उच्च शिक्षा के अवसर कम करने का एक षड्यंत्र जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा षड्यंत्र है, उसका इसके पीछे एक षड्यंत्र देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब यूजीसी को ही सरकार खत्म करने वाली है, उसकी जगह पर नई संस्था ला रही है, अपने मन से अपनी तरीके से उसको काम करने हैं, तो फिर यहाँ यूजीसी एक नया एक रेगुलेशन उसको लाने की क्या जरूरत थी, जबकि
जातीय भेदभाव या किसी तरीके से भेदभाव को लेकर यहाँ ऑलरेडी पहले से ही नियम बने हुए हैं। अब इसको लेकर जबरदस्त छात्रों में विरोध है और विरोध को लेकर आज यहाँ पर दिल्ली में जो यूजीसी का मुख्यालय है वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं उस जगह की जहाँ ये बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है खास तौर पर, क्योंकि आज जिस तरीके से देश भर के तमाम छात्र वहाँ जुटने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। इसको लेकर क्या इसके पीछे मंशा क्या है और क्यों ये नया रेगुलेशन आया है, विरोध क्यों हो रहा है? कांग्रेस के सांसद हैं मणिक्कम टैगोर, क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। लेकिन इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो फंड रोकने की एक साजिश की जा रही है कि कैसे इसके जरिए फंड रोका जाएगा शैक्षणिक संस्थानों का। एक और भी बात है अमलेंदु जी कि जो अब ये जो शुरू में ही आपने कहा कि वह यूजीसी को खत्म करने ही वाली है, तब अचानक इस रेगुलेशन को लाने का क्या मतलब है? जब वो संस्था ही नहीं रहेगी तो संस्था एक नया रेगुलेशन बना क्यों रही है? हाँ, बात यही है कुल मिला के कि ध्यान भटकाया जाए और इसके जरिए पहले कुछ संस्थानों की मान्यता रद्द की जाए, उनके फंड रोके जाएं। तो ये सब जो किया, आप नए संस्थान तो खोल नहीं रहे हैं, जहाँ जिन संस्थानों में गड़बड़ियाँ हैं वहाँ पे आप रोक लगाइए। रोहित वेमुला इसी जातीय उत्पीड़न से तंग आकर जो है उसने अपनी जान ले ली और उस पर उसको प्रताड़ित करने वाले कौन लोग थे? बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोग थे। बहुत ही संवेदनहीन बयान जो था तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थी स्मृति ईरानी, उनका आया था। और सदन के अंदर जो था कितनी ज़्यादा बहस हुई थी, मायावती जी को था, तभी जो राज्यसभा से इस्तीफा देके वो जाना पड़ा स्मृति ईरानी की टिप्पणी पर। तो ये सारी चीज़ें समीर जी हुई। तो आप जो जातिगत भेदभाव है उसको रोक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उसके नाम पर कि आप जातिगत भेदभाव रोकेंगे, आप संस्थानों का फंड रोकने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी मान्यता समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी जो संस्थान चल भी रहे हैं आप उनको भी बंद करने पर तुले हुए हैं। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र जो है इसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। और वैसे भी आप देखिए कि जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, सरकारी संस्थान है, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज अब पहले से ही उनकी फंडिंग सरकार ने कम कर रखी है और सेल्फ फंडेड सेल्फ फंडेड के नाम पे जो है वो यही है कि सेल्फ फंड, इसका मतलब कि आपको सारा खर्चा जो छात्र हैं उनसे आपसे वसूलना है। अब मान लीजिए समीर जी अगर 20 सीटें हैं किसी कोर्स में और उसका खर्चा अगर 50 लाख है तो 50 लाख का खर्चा उन 20 छात्रों से निकाला जाना है। अब 20 छात्र में से अगर मान लीजिए 10 ही रहेगा तो वो 10 छात्रों से ही निकाला जाएगा। ये हुआ सेल्फ फंडेड। तो सेल्फ फंडेड के नाम पे आपने जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो खत्म कर दी और शिक्षा महंगी आपने कर दी। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है ये सरकार की जिम्मेदारी होती है किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में। लेकिन यहाँ तो बताया जाता है कि जनता अपने अधिकार की बात करे ही नहीं, दायित्वों की बात करे। सरकार का कोई दायित्व नहीं, तो सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ रही है और जनता के ऊपर जो जिम्मेदारी डाल रही है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि शिक्षा का कबाड़ा करने की जो पॉलिसी है मोदी सरकार की, अब लोगों का तो कहना यहाँ तक है कि चूंकि मोदी जी की शिक्षा नहीं है, मोदी जी ने शिक्षा नहीं पाई, तो चाहते हैं कि देश में शिक्षित हो ही नहीं। हालांकि उनका जो विषय है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो पहले और आखिरी छात्र हैं उसके। समीर जी हम लोगों ने पहले भी चर्चा की इस बात की कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के पहले और अंतिम छात्र मोदी जी हैं और उसमें कोई शिक्षक भी अब तक नहीं हुआ है। मोदी जी ने भी जो है खुद ही शिक्षा ले ली उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। तो अब मोदी जी चाहते हैं तमाम देश जो है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ही पढ़े और उच्च शिक्षा ले ही नहीं। तो इसलिए जो है ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता मणिक्कम टैगोर। इस नए जो नियमावली है यूजीसी की, जो नए उसकी नियम बनाए हैं जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है। हम लोगों का पता है कि मीन्स सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री कम्प्लीटली फेल हो चुका है, कम्प्लीटली आरएसएस वालों का हाथ में हो चुका है और यूजीसी जैसे एक महान इंस्टीट्यूशन का वीकन कर चुका है 10 साल में। और मोदी सरकार ने कम्प्लीटली आरएसएस का हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, उसी वजह से यूजीसी का यह हाल हो रहा है। तो यहाँ यूजीसी में नए नियम, वहाँ पर जातिगत जो विभेद है उसको रोकने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें है कि इस नए नियम का क्या फ़ायदा है और नए नियम में बहुत सारे जो क्लॉजेस हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये अगर मंशा है कि इससे दलितों का उत्पीड़न रुके, पिछड़ों का उत्पीड़न रुके, गरीबों का उत्पीड़न रुके, महिलाओं का उत्पीड़न रुके,
कानून की और नियमावली, तमाम नियमों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह भी पता है कि कार्रवाई उसी पर होती है जिसके खिलाफ सरकार चाहती है। बहुत सारे, चाहे वो रोहित वेमुला का ही मामला हो जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इसको और कड़ा किया गया है इस नियम को, और चाहे यहां पर दूसरे तमाम मुद्दे हों। अभी पिछले दिनों कितना हंगामा हुआ वहां उत्तराखंड में अमलेदु जी अंकिता भंडारी के मामले को। तो ये कानून और नियम बनने से क्या फायदा है, उस पर क्रियान्वयन उनका किस तरीके से होता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन हाँ, कानून और नियम बनाकर उसको एक तरीके से तमाम अपनी दूसरी कमियों को ढकने की एक कोशिश होती है, या उसके जरिए कुछ और बड़ा काम करने की, साजिश करने की कोशिश हो रही है, जिसका यह आरोप लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि संस्थानों की जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए इस कानून का किस तरह से दुरुपयोग होगा, ये आशंकाएं जताई जा रही है। हाँ, इसका ये आशंका जताई जा रही है कि इसका दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग जो है वो सिर्फ समीर जी प्रताड़ित करने के लिए नहीं होगा, वो तो एक अलग का मसला हो सकता है कि जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस पर सख्त कानून होने चाहिए, रैगिंग पर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब ये सब चीज़ें हैं तो इसके जरिए जो ये जोड़ा गया है कि फंड रोक दिया जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं ये सब उसी को लेकर की है कि फंड रोका जाएगा। तो इसके लिए षड्यंत्र जो है ये रचा जा रहा है कि फंड रोका जाए। तो असली जो आपत्तियां हैं वो इसको लेकर है कि षड्यंत्र जो है वो फंड रोकने के हैं और संस्थानों की मान्यता रद्द करने का है। और दूसरे ये भी है कि जिस तरीके से इसके दुरुपयोग की बात हो रही है कि पहले जो इसमें जो नियम था वो ये था, जो 2012 का कानून था, हाँ, उसमें ये था कि जब शिकायतकर्ता अगर गलत पाया जाता है, झूठा पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस क्लॉज को भी हटा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिस तरह से बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है। हाँ, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का दुरुपयोग होता है। और ये जो है साफ तौर पे जिस तरीके से इसको लेकर अब बीजेपी के अंदर से भी आवाजें समीर जी उठना शुरू हो गई हैं। और मनन कुमार मिश्रा जो हैं वो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं और बीजेपी की राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी बड़ा तीखा हमला जो है इसको लेकर बोला है। उनका कहना है कि पता नहीं यूजीसी के अधिकारियों ने क्या सोचकर ऐसा फैसला किया, इस रेगुलेशन से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब समीर जी, अगर ये बीजेपी के अंदर से इस तरीके की आवाज उठ रही है तो इसका मतलब बीजेपी के अंदर भी दो फाड़ हो रहा है। यही जो है बीजेपी के गले की फांस बन गया। अब अगर इससे रोल बैक करते हैं तो फिर ये होगा कि आप जातीय उसको बढ़ावा दे रहे हैं भेदभाव को, और रोल बैक नहीं करते हैं तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कह रहा है कि हमको फंसाने के लिए मोदी जी चाल चल रहे हो, यानी वोट भी हमारा लोगे, फंसाओगे भी हमको भी। तो ये अब ये शुरू हो गया। तो ये बीजेपी के गले की जबरदस्त फांस बन गया। मनन कुमार मिश्र को हम लोग सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, मनन कुमार मिश्र को सुनते हैं। बीजेपी के भीतर से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। बीजेपी के बहुत सारे नेता इसके खिलाफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि उन नेताओं को, सांसदों, विधायकों को लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम समर्थक, कि आखिर जब हमारे ऊपर ये बात आ रही है तो आप खामोश कैसे बैठे हैं, यानी ये मामला अभी बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों अमलेंदु जी? बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसको लेकर जिस तरीके की सब चीज़ें आ रही हैं, मनन कुमार मिश्रा को हम लोग सुनेंगे। वो जो अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका भी हम लोग बयान सुनेंगे। उनका कहना है कि उनको 2 घंटे तक डीएम के आवास पर बंधक बनाकर रखा गया, और बंधक ही नहीं बनाया गया बल्कि फ़ोन पर कोई कह रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया है। ये हमारे शब्द नहीं है, उन्होंने कहा, उनकी बाइट है, वो भी हम लोग सुनेंगे। किसने कहा ये हमें नहीं मालूम, ये वही बताएंगे किसने कहा। वो कह रहे हैं बंधक बना के रखा गया। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये आ रहा है, सरकार कह रही है कि हमने उनको निलंबित कर दिया। भाई, जिसने इस्तीफा दे दिया वो निलंबित कैसा? निलंबित आप कैसे कर दे खुद ही? और इसके विरोध में वो कलेक्ट्रेट पे पहुंच गए हैं वहां, और वहाँ के जो मेयर हैं उमेश गौतम, वो भी उनके समर्थन में वहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे। और तो ये समझ, अच्छा, उमेश गौतम जो बीजेपी के ही मेयर हैं, तो ये अब वहाँ बीजेपी के अंदर से भी जो है ये टूटन की खबरें आने लगी। जी बिल्कुल, बीजेपी के अंदर से भी टूटन की खबरें आने लगी हैं, और इसको लेकर बीजेपी के भीतर भी विरोध बढ़ रहा है। लेकिन देश भर के तमाम छात्र जुट रहे हैं आज यूजीसी के मुख्यालय पर दिल्ली में, और वहां भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी करीब 20 याचिकाएं दायर की गई हैं और यूजीसी के इस नियम को वापस लेने की मांग की गई है। आगे क्या कुछ है उसको भी दिखाएंगे। ये यूजीसी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां दिखाई पड़ रहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से कही गई है, क्योंकि देश भर के छात्र आज यहां जुट रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं जो मनन कुमार मिश्रा हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं, क्या कह रहे हैं यूजीसी के इस नए नियम को लेकर। यूजीसी ने जो
ये एक फैसला किया। मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी के अधिकारियों ने क्या सोच के ये फैसला किया, और जात पात को बढ़ावा देने के लिए हिंदू समाज को कई जातियों में बांटने का ये फैसला, मुझे नहीं लगता है इससे कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई मायने नहीं निकलता, इससे किसी को लाभ नहीं है, ना ही सवर्ण को, ना ही ओबीसी को, ना ही SC ST को, किसी को कोई लाभ नहीं है। देखिए, कॉलेज या शिक्षण संस्थान में एक अच्छी वातावरण अच्छा बना रहना चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये सबके लिए होना चाहिए। रैगिंग बुरी चीज है तो वो सबके लिए है, तो इसमें जात पात में बांटना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर, जिस ढंग से विरोध हो रहा है पूरे देश में, सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, सरकार कुछ न कुछ करेगी, या यूजीसी को खुद रिव्यू करके इस ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। तो यूजीसी को खुद रिव्यू करना चाहिए या तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन इसको आदेश को वापस लेना चाहिए। ये बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के भीतर भी इसे लेकर क्या हलचल, किस तरह की हलचल है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और इधर यूजीसी के मुख्यालय पर जो आम छात्रों का विरोध है वो दिखाई पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर यूजीसी के मुख्यालय में, और यहाँ छात्र देश भर से आज जुट रहे हैं। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और पार्टी का जो कोर वोटर है वो उसके खिसकने की आशंका दिखाई पड़ रही है। अब बीजेपी के लिए बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो इधर जाए या उधर जाए। यहां अगर यह मकसद रहा हो कि तमाम मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना है, शंकराचार्य के मुद्दे से ध्यान भटकाना है, लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि अब ध्यान भटक भी नहीं रहा है। हाँ, ध्यान नहीं भटक रहा, बल्कि गले की फांस बन गया, बुरी तरीके से फंस गया है। और इसमें जो आग में ये जानने का काम है, वो जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं, उनके त्यागपत्र ने कर दिया। और उस त्यागपत्र के बाद भी फिर उनका ये कहना कि मुझको बंधक बना के रखा गया 2 घंटे तक, इसने और ज्यादा काम कर दिया। अब उनका जो बयान जो वायरल हो रहा है काफी, अब ये पूछा जा रहा है कि भाई आखिर कौन था जो फोन पे जो था वो ब्राह्मणों को गाली दे रहा था। तो अब ये तो समझिए, हम क्या जाने, ये तो ब्राह्मण जो बीजेपी का कोर वोटर है वो जाने कि उसको गालियां दे रही है, फिर भी चिपका हुआ है जय श्री राम करता हुआ। तो खाओ भाई गालियां, आपको खाने का शौक है, खाओ, बीजेपी के साथ रहो, हम कोई थोड़ी रोक रहे हैं किसी को, जो जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रहे। लेकिन अगर गालियां खाने का इतना ही शौक है तो भाई खाओ। लेकिन अब जो है लग रहा है कि गालियां खाने का शौक जब उतर रहा है, शायद भूत उतर रहा है, तो अगर भूत उतर रहा है तो चीजें भी सामने आ रही हैं। अब ये दोनों मसले जो है, चाहे यूजीसी का मसला हो या फिर शंकराचार्य का, ये दोनों मसले ऐसे हैं कि जो बीजेपी पर बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री को भी सुनेंगे, और ये यूजीसी की जो तस्वीरें हैं ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देश भर से जो तमाम छात्र हैं वो यहां जुट रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं। शंकराचार्य की के साथ, वहां उनके शिष्यों के साथ जो कुछ हुआ, और ये यूजीसी ने जो नई नियमावली बनाई है, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वो पीसीएस अधिकारी हैं, वहां पर राज्य सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने पद छोड़ दिया और बताया भी कि क्यों पद छोड़ रहे हैं। और आज अभी खबर मिल रही है कि उनको सरकार ने उनको निलंबित कर दिया है। यह भी बड़ा एक अजीबोगरीब मामला है कि यहां जब वो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, एक दिन पहले ही दे चुके हैं, अब उनको निलंबित कैसे किया जा सकता है। बहरहाल ये प्रशासनिक मसला है, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी जो बेहतरीन नौकरी जिसको समझा जाता है, उसको क्यों छोड़ दिया, क्यों इस्तीफा दे दिया, उसका कारण वो बता रहे हैं। सर, आपको सस्पेंड कर दिया गया है और आपकी जो अनुशासनहीनता में आपको सस्पेंड किया गया है। मैं तो पहले से ही, आप जानते हैं, कल मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले ही जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। तो जब वो साजिश, क्योंकि मेरे साथ दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन से, उनको मैंने कॉल कर दिया वहीं से बैठकर 7:44 को मैंने उनसे फोन करके कॉल करके बताया, जो बगल वाले कमरे में दीपक पांडे जी मेरे साथ में गए थे उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि आप मीडिया को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने
जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी हैं, मुझे जाने दिया गया। और सुनियोजित साजिश थी कि मैं कुछ ऐसा एक आधे पन्ने का स्टेटमेंट जारी कर देता कि मैं बहुत स्ट्रेस में था इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे मैं ये कोई एक पन्ना लिख के देता तो उनको सुनियोजित साजिश थी किसी अन्य आरोप में मुझे सस्पेंड करने की। जब वो मैंने बिल्कुल निकला और ये मीडिया में जो ये बात चली गई कि जो साला पंडित पागल हो गया, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने बोला है, उसके बाद उन्होंने रात में जो है खींच कर तो सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। इस सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ जो है हम लोग माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहां अपना पक्ष रखेंगे। संवैधानिक अधिकार है इसी तंत्र में कार्य करने का या न करने। सर, जिला प्रशासन द्वारा आपके आरोप जो है बंधक बनाने के निराधार बताए गए, वो तो बोलेंगे तो आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ राज्य सरकार के मैं बोली ना, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बोल रहा हूँ कि एसआईटी गठित की जाए कि इस तरीके की किसकी विचारधारा है कि जो फोन पे, ये तो कॉल रिकॉर्ड में है, 7:30 से 7:44 के बीच में किससे बात हो रही थी जिलाधिकारी महोदय की, जिसमें ये बोला जा रहा था साला पंडित पागल हो गया है। ये जिलाधिकारी महोदय स्पष्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ कोई रिकॉर्डिंग के बाद डिवाइस हो अपने हो जो है वो उसको जो जांच में लाएं। तो अब तो जिलाधिकारी महोदय पे आरोप लग रहा है उन्होंने ऐसी बात करी है, उनके साथ किसी ने ऐसी बात। सर, आपका अगर आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी हमारे जो जितने समाज के जो करीब 6 राज्यों के संगठन है, जो हमारे ब्राह्मण और सर्व समाज के जो सामान्य वर्ग के समर्थ संगठन है, उनसे वार्ता चल रही है और समाज हमारा डिसाइड करेगा आज कैसे हम लोग आगे जाएंगे। सोशल मीडिया पे लोग चलाने लगे हैं कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? नहीं, सोशल मीडिया में तो आप खुद भी चलते हैं। तो यहां बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं किस तरीके से वहां डीएम के ऑफिस में जाते हैं, जो उनके बॉस हैं उन्होंने कैसे बंधक बना लिया और उनके पास फोन आता है। और इस फोन को लेकर हालांकि उनको ये आशंका थी, इसलिए पहले ही उन्होंने वहां पर लोगों को सूचित कर दिया, अपने लोगों को। पर जो चीज़ें बता रहे हैं अमलेंदु जी, ये कितनी खतरनाक बात है। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, ये उनका अपना मन है, इस्तीफा दे दें, इस्तीफा नौकरी करना चाहे नौकरी ना करें, लेकिन उनको जबरन उनका इस्तीफा रोकने की कोशिश, और ये कि कह भी रहे हैं कि इसलिए कोशिश की गई ताकि उनको सस्पेंड किया जा सके, और आखिर में देखिए सस्पेंशन का उनके ऑर्डर भी आ गया। हाँ, सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया, और जो आदमी इस्तीफा दे चुका उसका कैसा सस्पेंशन जी। तो ये समझिए, इसको लेकर आप सवाल उठ रहे हैं। हम उनको जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो भी हम लोग दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, वो आ गया है सस्पेंशन ऑर्डर, तो उसको दिखा सकते हैं कि क्या सस्पेंशन ऑर्डर है। तो ये समझिए दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है ये है इसको लेकर। और जो बीजेपी के समर्थक तमाम समीर जी हैं, अब वो जो एक जो पहलवान थे बड़े भारी, जो पहलवानों के खिलाफ ही लाठियाँ भांज रहे थे आंदोलन के दौरान, अब वो भी जो है वो इसके खिलाफ जो है यूजीसी आंदोलन, ये जो आए नए नियम इनके खिलाफ अपना बोल रहे हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। योगेश्वर दत्त हैं जी, उन्होंने जो है आग उगली है अब, मतलब सरकार की, उन्होंने भी ट्वीट किया है इसको। ये तो वो सस्पेंशन ऑर्डर है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री के लिए जारी किया है। उनके लिए, वो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब ये देर रात ये सस्पेंशन ऑर्डर उनका जारी हुआ है। बहरहाल उनको हम लोगों ने सुना कि क्या वो कह रहे हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और कहां से फोन आता है जिसमें उनको गाली देते हुए जातिगत उनका उल्लेख करके उनको गाली दी जा रही है, और उसके बाद उनको वहां बंधक बना लिया गया। ये उन्हीं के आरोप हैं। लेकिन इसके खिलाफ जिस तरीके से देश भर में एक उबाल दिखाई पड़ रहा है, आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, वो बीजेपी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। योगेश्वर दत्त लिख रहे हैं और कि पूरे देश में सभी वर्ग, जाति और सामाजिक समानता को संविधान द्वारा सुरक्षा दी जाती है। मौलिक समानता का अधिकार हम सभी भारतवासियों का है, और हम सबके पूर्वजों ने इसकी न सिर्फ सुरक्षा की है बल्कि अपने त्याग बलिदान से आज तक भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। किशोरावस्था की शुरुआत में ही शिक्षा के स्तर पर भविष्य के नागरिकों का जीवन बिना सुनवाई और समानता के अंधकार में कर देना इस देश को गर्त में ले जाएगा। हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी हमारा धर्म और राष्ट्र का हित है। पहले ही ये देश भूतकाल के कुछ गलत फैसलों की सजा भुगत रहा है, और हम वर्तमान में यूजीसी द्वारा आपसी बंटवारे की खाई को और गहराता बिल संवेदनशील मुद्दों पर निश्चित ही हमारे देश को गलत दिशा में ले जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की एकता और अखंडता के लिए ऐसे नियम सही नहीं है। ये उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है। और यूजीसी के खिलाफ जो नई नियमावली यूजीसी ने जारी की है कैंपस में, वहाँ पर जो ओबीसी छात्रों के भेदभाव के प्रति भेदभाव, SC ST के छात्रों के प्रति भेदभाव को लेकर जो नए नियम बनाए हैं, लेकिन इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे
ऐसे क्लॉजेज उसमें जोड़े गए हैं जिनकी वजह से इस नियम के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों के फंड रोकने की भी साजिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, उत्तर मतलब इसके जरिए सबसे बड़ी साजिश जो है यही है। बहाना तो ये है कि सब जातिगत भेदभाव रोकेंगे, लेकिन साजिश जो है वो संस्थानों का फंड रोकने की है ताकि सरकार की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा से और कम हो जाए। तो इसके जरिए ये षड्यंत्र किया जाएगा, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो गुस्सा आया हुआ है वो गुस्सा जो है वो आया हुआ है इसी को लोगों को कि साहब अब जो है वो जाति के नाम पे अब फंसाया जाएगा। अब ये इसको लेकर चल रहा है, अब फंसाया जाएगा नहीं फंसाया जाएगा हम नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो इसके खिलाफ जो अब चल रहा है समीर जी आंदोलन, ये बीजेपी के गले की बुरी तरीके से फांस बन गया है और बीजेपी से अब ना उगलते बन रहा है और ना इसको निगलते बन रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी खुद अब फंसी हुई दिखाई पड़ रही है कि अब करे क्या, क्योंकि अब इसको वापस भी लेना उसके लिए मुश्किल है और बनाए रखना तो मुश्किल है ही। अब क्या कुछ करे। एक चीज और भी एक बात सामने आ रही है अमलेंदु जी की, जिस तरीके से ये नहीं समझते कि इससे क्या होगा, या भेदभाव रुकेगा या भेदभाव और ज्यादा बढ़ेगा। और शंकराचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है, सरकार अभी तक उनके खिलाफ आक्रामक रुख ही अख्तियार किए हुए है, भले ही पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। इन सब को देखते हुए सोशल मीडिया में एक चर्चा और भी चल रही है कि जब जनता के मतों से चुनी हुई सरकारें नहीं होंगी, ये बड़ा सवाल आ रहा है। यानी चुनाव आयोग फिर से एक बार लोगों के जहन में आ गया है और उसकी चर्चा हो रही है। तब ऐसे ही होगा, सरकार जो बनेगी वो फिर अपने मनमानी करेगी, क्योंकि उसको डर तो रहेगा नहीं कि जनता उसको वोट से हटा देगी। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए समीर जी, अब इसीलिए खुलकर खेला जा रहा है। बीजेपी के मन में जो आ रहा है वो कर रही है जिस तरीके से आ रही है, क्योंकि मालूम है कि ज्ञानेश कुमार है तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी। जैसे भी चाहेंगे वैसे बनवाएंगे, जहां जिस राज्य में चाहेंगे बनवा लेंगे, जहां चाहेंगे नहीं बनवा, जहां चाहेंगे वहां नहीं बनवाएंगे। तो समझौते के आधार पर जहां चाहेंगे वहां नहीं बनवाएंगे, जहां चाहेंगे वहां बन जाएगी। तो इसलिए अब काहे का वोट, भाई आपका वोट है तो रखो अपने पास, वोट उन्हें चाहिए ही नहीं आपका वोट, वो तो ऐसी बक्से भर लेंगे। भाई ज्ञानेश कुमार जी हैं तो बक्से भर ही जाएंगे, जनता की वोट की आवश्यकता क्या है। तो अब तो समीर जी उन्होंने मतलब अपना जो है जनता खुद चुन ली है, वोटर अपना चुन लिया है बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार जी के जरिए। तो इसको लेकर आवाज उठनी है। लेकिन समीर जी, जो लोग बीजेपी के बहुत कट्टर समर्थक समझे जाते थे, इस समय सबसे ज्यादा जो है वो जहर जो है वही लोग बीजेपी के खिलाफ अब उगलते आ रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि बीजेपी किसी की भी सगी नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो अब बारी जो है वो सवर्णों की आई है, तो अब सवर्णों को लग रहा है कि बीजेपी अब हमारे ऊपर ही डंडा पानी लेकर चढ़ गई है। जी हाँ, इसके पहले जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ, तो ये हुआ कि वो तो सीधे हिंदू धर्म के जो सबसे शीर्ष धर्माचार्य हैं उन्हीं को गैर हिंदू बताने की और उनको राक्षस बताने की कोशिशें हो गई हैं। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि अपने जिससे उनका कट्टर समर्थक पूरी तरीके से खफा हो गया है। यानी ये साफ हो गया है कि एक के बाद एक जो बातें होती हैं कि नंबर सबका आएगा, तो वही शुरुआत हो रही है। हालांकि अब ये उन पर कितना असर पड़ता है कितना नहीं असर पड़ता है, लेकिन ये तो सीधे उस पॉइंट को हिट किया गया है, उस न्यूक्लियस को हिट किया गया है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। और ये सीधा समीर जी, चूंकि रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला भी है जी, तो अब लोगों को लग रहा है कि शिक्षा भी जाएगी और रोजी रोटी भी जाएगी, दोनों चीजें जाएंगी। अब अगर किसी संस्थान का फंड रोका जाएगा तो उसके कर्मचारियों को क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी संस्थान में सिर्फ सवर्ण कर्मचारी ही होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे, OBC भी होंगे, सब होंगे। तो रोजी रोजगार पे तो सब पे आ जाएगा खतरा। फंड जब रुकेगा तो तनख्वाहें रुकेंगी तो पढ़ाई बंद होगी, शिक्षा संस्थान बंद होंगे। तो ये षड्यंत्र जो है असल में बीजेपी का बड़ा षड्यंत्र है, ये लोगों की समझ में आने लगा है। बिल्कुल। और इधर शंकराचार्य की बात करें तो आज 10-11 दिन हो गए हैं मौनी अमावस्या के बाद से ही शंकराचार्य अपने शिविर में उसी तरीके से बैठे हैं, उसी रूप में जिस तरीके से उनको प्रशासन वहां बहुत ही बेइज्जती के साथ उनको वहां छोड़ गया था। उनके शिष्यों के साथ क्या कुछ हुआ ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी चोटी खींचा गया, पीटा गया, मारा गया और उनको अपमानित किया गया। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के भी अब विरोध के स्वर मुखर होते दिखाई पड़ रहे हैं, कई इस्तीफे भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक
स्थानीय नेता इस पर खुलकर बोल रहे थे अमलेदु जी। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुलकर बोल रहे हैं और अपनी जो उनकी विवशता है वो भी बता रहे हैं कि मुझे जाने को कहा जाएगा तब मैं वहां जाऊंगा, यानी ऐसा लग रहा है कि उनको रोका जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक लिखा है और शंकराचार्य के समर्थन में क्या कुछ कहा है वो हम सुन लेते हैं, देखते हैं कि मुझे विश्वास है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का एवं विद्वत परिषद का है। ये उन्होंने कहा है वही बात जो शंकराचार्य कह रहे हैं और जो तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रशासन कैसे उनसे अधिकार मांग सकता है। उमा भारती भी अमलेंदु जी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाली मुझे लगता है बीजेपी की पहली मुख्यमंत्री थी। हाँ, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाली बीजेपी की पहली मुख्यमंत्री थी और राम मंदिर आंदोलन, हाँ किसी मट्टी मठाधीश भी नहीं है, और राम मंदिर आंदोलन में सिर मुड़ाकर जो थी वो पहुंची थी जी। और मतलब इनका और साध्वी ऋतंभरा जो दो जो हैं ये उस समय बड़ी आग उगला करती थी। राम मंदिर आंदोलन जिस समय चल रहा था समीर जी, हमने तो देखा है अपनी आंखों से वो आंदोलन भी जो था किस तरीके से था और किस तरीके से वहाँ भारतीय आग उगला करती थी। तो वो थे। और इसमें देखिए जो ट्वीट कर रही हैं इसमें आप महत्वपूर्ण बात देखिए कि उन्होंने बीजेपी मध्य प्रदेश को भी टैग किया है, बीजेपी उत्तर प्रदेश को टैग किया है, योगी आदित्यनाथ के दफ्तर को सीएमओ ऑफिस यूपी को भी टैग किया है और साथ में शंकराचार्य को भी टैग किया है। तो यानी ये बात उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के दफ्तर को टैग करके कही है कि आप जो ये कर रहे हैं ये आपका काम नहीं है, प्रशासन ने अपनी मर्यादा एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये कह रही हैं उमा भारती, जो कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बड़ी संत हैं, बहुत पहले से संत हैं। बिल्कुल। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने भी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक और बयान दिया है, ट्वीट दिया है और साफ तौर पर कहा है कि इस सरकार की निगाह में कौन संत हैं, कौन साधु हैं, किसको महत्व मिलता है। तो यहाँ महत्व उसी को मिलता है जो सरकार के समर्थन में बोलता है, विरोध करता है तो चाहे कितना भी शीर्ष धर्माचार्य ही क्यों न हो, उसके खिलाफ सरकार यही करती है। सुनते हैं क्या कहा है अखिलेश यादव ने। भाजपा और संगी साथी लोग ये नहीं जानते हैं कि बंगाल एक कल्चरल यूनिट है, ये पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। बंगाल वो जगह है जहाँ से यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का एक संदेश दिया गया था, प्यार का, कि हम सब एक हैं। वहाँ पर ये नफरतवादी लोग कामयाब नहीं होंगे। ईडी से ईडी हारी और जो पेन ड्राइव के पेन से अभी तक उभर नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। जो पेन ड्राइव का पेन है उससे उभरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी और दीदी ने ईडी को हरा दिया। हमें उम्मीद है कि विपक्ष के लोगों को और खासकर यहाँ दीदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं भारतीय जनता हारने वाली है, लेकिन इज्जतदार हारना चाहती है, इज्जत के साथ हारना चाहती है। बस यही लड़ाई उनकी है। अच्छा, उत्तराखंड में जहाँ के भारतीय जनता पार्टी और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं। वो आए हो जाते हैं। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। आज और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे
तो ये है सीधे बता रहे हैं कि सतुआ बाबा बथुआ बाबा के बारे में तो खैर पता नहीं चला, हो सकता है अखिलेश यादव को पता चला हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बाबा हैं और सतुआ बाबा तो इसलिए मशहूर हो गए क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं वहां जाते हैं और सतुआ बाबा 4-5 करोड़ की गाड़ियों से रोज बदल बदल के घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 4-5 हाँ संत हैं, 4-5 करोड़ की गाड़ियां से बाबा बदलते हैं और उनको लेके ही काफी ज्यादा सवाल उठे थे। और फिर ये भी आया कि भाई जब शंकराचार्य को रोका गया जिस समय, उसके 2 घंटे बाद ही उन्हीं सतुआ बाबा को जो था लाव लश्कर के साथ ले जाया गया। हाँ, वही जिला प्रशासन, वही पुलिस प्रशासन। स्वामी आनंद स्वरूप हैं, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शंकराचार्य के मसले को लेकर और ये जो आया यूजीसी बिल, दोनों को लेकर एक साथ जो है वो अपनी बात रखी है। उनको भी हम लोग सुन सकते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लगातार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बोल रहे हैं और सभी जो शंकराचार्य हैं वो बाकी 3 अन्य पीठों के शंकराचार्य भी वो भी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सुनते हैं स्वामी आनंद स्वरूप को क्या कह रहे हैं। ओम नमो नारायण। अभी आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो इस्तीफों का दौर चल रहा है वो भयानक रूप ले रहा है, आंदोलन भयानकता की तरफ जा रहा है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे रुकी हुई है, अड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जो अकड़ दिखा रहे हैं मोदी जी, इस अकड़ से नुकसान केवल उन्हीं का होना है। पूरा स्वर्ण समाज, बैकवर्ड समाज, SC ST इस एक्ट के खिलाफ आ गया है। वो जान गया है कि यह एक्ट किसी के पक्ष में नहीं है, यह हिंदुओं को आपस में लड़ाने की और हिंदुओं के खिलाफ ही मुस्लिमों को खड़ा करने की एक साजिश है। आप सोचिए कि जिस मुसलमानों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम करके नरेंद्र मोदी जी इतने सालों से सत्ता में हैं, अब उन मुसलमानों को भी सवर्णों के सामने बैकवर्ड बना करके खड़ा कर दिए हैं। मुझे ये अफसोस नहीं है कि कल का माहौल कैसा होगा। अभी SC ST की फर्जीफिकेशन खत्म नहीं हुआ था, आप UGC एक्ट ले आए। क्या 78 वर्षों में हम अपने देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं रोक पाए? और उसका यही तरीका है। अगर इतने वर्षों में हम SC ST से परिवर्तन नहीं कर पाए, क्या और देशों में जो हमसे बाद के आजाद हैं वहां भी परिस्थितियां ऐसी ही हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रयोग कोई और करिए। सामाजिक परिवर्तन का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का जो आदि शंकर का तरीका है, लोगों को सिखाने का और बताने का कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी वही हो। जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो जीव में कैसा भेद है? तो स्वामी आनंद स्वरूप ये लगातार शंकराचार्य के पक्ष में और शंकराचार्य के पक्ष में वहाँ सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में साधु संत वहाँ डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी उनको नोटिस पर नोटिस ही दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी के भीतर भी ज़बरदस्त दबाव है। और ये जो उमा भारती का जो ट्वीट है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अब इस पर दबाव और बढ़ता जा रहा है और ये खुलकर आ रहा है। अब केवल ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रह गया, ये सारी चीजें खुलकर आ रही हैं। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के बयान लगातार आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको अगर जाने दिया जाएगा तो वो जाएंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास। सवाल यह है कि उनको रोक कौन रहा है, कौन रात में फोन कर दे रहा है, अलंकार अग्निहोत्री को गालियां दे रहा है, ये सारी चीजें क्या सरकार ऐसे ही चल रही है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल समीर जी, ये सरकार ऐसे ही चल रही है और जिस तरीके से चल रही है, और ऐसा कौन है जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके जो गालियां दे रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ के DM को खंडन करना चाहिए कि ऐसा नहीं कहा गया किसी ने, और DM के फिर अगर ऐसा है तो उनके फोन की फोरेंसिक जांच हो, किसी ने कहा कि नहीं कहा। और अगर ऐसा नहीं है और अलंकार अग्निहोत्री अपनी तरफ से बना रहे हैं तो अलंकार अग्निहोत्री पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, मतलब जो भी झूठा है या जो भी गलत बयानी कर रहा है, चूंकि ये साधा मसला तो बन नहीं गया, चूंकि अलंकार अग्निहोत्री का साफ कहना है कि मैंने अपने वकील को जब फोन करके कहा और मीडिया में बात आई उसके बाद मुझको छोड़ा गया, वरना ये मुझको निलंबित करके किसी दूसरे केस में फंसाते। और ये सामने भी आ गया कि वो निलंबित कर भी दिया गया उनको, निलंबित कर दिया। भाई जब इस्तीफा दे दिया निलंबित कहाँ से हो गया? तो ये एक बड़ा मसला समीर जी। एक देखिए अमलेंदु जी की कैसे जो शासन में
बैठे अधिकारी हैं उन पर भी कैसा दबाव है कि आप सरकार के पक्ष में, खैर उनका काम होता है लेकिन उनका पार्टी के पक्ष में नहीं। और कल ही अभी अमलेंदु जी ये तस्वीरें वायरल हुई हैं, सरकार के मुख्यमंत्री के साथ वहां पर भाषण हो रहा है और बड़े अधिकारी, प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी इस तरीके से हाथ ऊपर उठाकर जय जयकार लगा रहे हैं जैसे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें पूरा कहा जाए कि कार्यपालिका जो है वो पूरी जो है स्वयंसेवक हो गई है, नमस्ते सदा वसले कर रही है। बिल्कुल जो नहीं कर रहे हैं वो चाहे अलंकार अग्निहोत्री हो, चाहे आईपीएस इतने वो मतलब एडीजी रैंक के अधिकारी थे अमिताभ ठाकुर, उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। उनका कहना है कि मुझको वो दिए जाए सीसीटीवी फुटेज जिसमें मुझको प्रताड़ित किया गया, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जा रहे हैं। तो यानी सीसीटीवी फुटेज में होगा तभी तो नहीं दिए जा रहे हैं, वरना पेश कर दिए जाते। तो यानी उनके साथ मारपिटाई की गई। एसआर दारापुरी रिटायर्ड आईजी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और एसपी स्तर के अधिकारी ने, एसएसपी स्तर के अधिकारी ने उनको बाकायदा गालियां दी। ये उनका आरोप है दारापुरी साहब का। तो ये समीर, अब तक होता क्या था कि अधिकारियों में खासतौर से पुलिस के अधिकारी होते थे, उनके बीच में अपने सीनियर जूनियर का बड़ा एक सम्मान होता था। और अधिकारी रिटायर भी हो जाता था तो नया अधिकारी आता था, वो रिटायर्ड अधिकारी का भी बड़ा सम्मान करता था। ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि पूरी की पूरी जो है कार्यपालिका जो है वो सरकार की, कहें पार्टी विशेष की जो गुलाम के तरीके से काम कर रही है। यानी अगर एसएसपी स्तर का अधिकारी एक रिटायर्ड आईजी को गालियां दे और एक एडीजी स्तर के अधिकारी के साथ पुलिस के लोग मारपीट करें तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है और वो दिखाई पड़ रहा है तमाम उदाहरण और केवल कि हर तरफ कि आप अगर सरकार के समर्थन में हैं तब तो ठीक है, अन्यथा फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको अपमानित किया जाएगा, आपके खिलाफ केस दर्ज होंगे, आपको परेशान किया जाएगा। और क्या कुछ यहां हो रहा है विपक्षी नेताओं के साथ वो भी दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि जो एक कर्टिसी होती है उसको भी सरकारें कैसे भूल नहीं रही हैं, जानबूझकर वो अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को भी कैसे अपमानित किया जा रहा है। कल इसकी नज़ीर दिखाई पड़ी है, उदाहरण दिखा है जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी चौथी लाइन में शायद बैठाया गया, तीसरी या पांचवी लाइन में बैठाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को, और ये बताने की कोशिश की गई कि साहब मतलब इनका ये स्तर ये हमने इनको ठीक कर दिया, पांच लाकर छोड़ दिया ताकि उनका एक समर्थक वर्ग है उसको ये दिखाएं कि हाँ देखो हम विपक्ष को कहां लाकर छोड़ दिया। हाँ तो अब ये कहा जाए मंद बुद्धि लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि किसी की लाइन छोटी करने से आपकी लाइन बड़ी नहीं हो जाती है। आपकी लाइन तब बड़ी होगी जब आप उससे बड़ी लाइन खींचिए। तो चूंकि ये छोटे मन के लोग हैं और छोटे कद के लोग हैं समीर जी, राजनीति में भी छोटे कद के लोग हैं लेकिन सिंहासन ऊंचे मिल गए हैं, तो ये अपनी जो छोटापन है, जो बौनापन अपना जो है वो बार बार उजागर करते रहते। तो ये हुआ, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। ये सुनते हैं क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, क्या कह रहे हैं सुनते हैं उनको। ये गलत है। उन्होंने जब स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया था, फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे तो वहां पर वो मोड़ के रखे। अरे उससे मैं तो यहाँ से लेकर वहां और उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के मैं जब आ रहा था उस वक्त भी बोला था सब ये इश्यू बना रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, हमको आपने इन्विटेशन दिया, हमने ये तो हमारा कर्तव्य है, हम तो संविधान के बचाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है, और संविधान को अपमान करने वाले लोग दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स तो किस तरीके से ये परंपराओं का एक लिहाज नहीं किया जा रहा है और तमाम जो संवैधानिक परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जा रहा है।
कई बार हमेशा ये देखने में आया जब वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष होते थे, पहली लाइन में बैठे रहते थे, चाहे जो रहा हो, चाहे जो सरकारें रही हो और विपक्ष में चाहे जो रहा हो। अमलेंदु जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं को विपक्ष के जो लोग हैं उनको किस तरीके से ज़्यादा अपमानित किया जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब पूरा सरकार जो है इसी काम पर लगी है कि किसी भी तरीके से विपक्ष को अपमानित किया जाए और संदेश दिया जाए कि देखो हमने विपक्ष को अपमानित कर दिया। तो ये संदेश दें, मतलब पूरा जोर जो है, पूरे संसाधन जो हैं वो इसी बात पर लगाए जा रहे हैं कि भाई हमने देखो विपक्ष को अपमानित कर दिया। तो भाई आपके अपमानित करने से विपक्ष अपमानित नहीं हो जाएगा, ये बात समझनी चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। तो ये समीर जी देखने को आता रहता है। अब राहुल गांधी के मसले पर गौरव गोगोई जो है असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर पूरे देश भर में इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर सरकार की आलोचना हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार किस तरीके से, उसकी मानसिकता किस तरह से, सोच कैसी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सुनते हैं गौरव गोगोई को क्या कह रहे हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस में जो एक सरकार का प्रोटोकॉल होना चाहिए सदन के नेता विपक्ष के प्रति, वो प्रोटोकॉल कल नहीं देखा गया और ऐसे बार बार हुआ है। और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं कि क्यों वो सदन को लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और फिर सदन में जो नेता विपक्ष की जो सम्मानजनक पद है उसका बार बार अवहेलना वो करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल भाजपा के आईटी सेल में राष्ट्रपति जी के जो उनका एट होम रिसेप्शन था, घर पे जो रिसेप्शन था, वहां पर कुछ चित्रों को लेकर वो बहुत प्रश्न उठा रहे हैं। और फिर जब कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि जो वो बातें राहुल गांधी जी के संदर्भ में उठा रहे हैं वही बातें राजनाथ सिंह जी पर भी लागू होते हैं, तो फिर भाजपा चुप हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति से हमें उठना चाहिए। और जहां तक बात आती है उत्तर पूर्वांचल की, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड और राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें साफ साफ दिखता है कि जब जब उत्तर पूर्वांचल में लोगों के बीच में समस्या आई है, चाहे वो मणिपुर के संदर्भ में हो या चाहे वो असम में जुबिन गर्ग के मृत्यु के समय हो, हमेशा लोगों के बीच राहुल गांधी जी ही दिखाई देते हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी। तो राहुल गांधी हर जगह दिखाई पड़ते हैं और यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, यही वजह है कि यहाँ सरकार उनको जहाँ कर सकती है वहाँ पीछे कर दे रही है। हाँ, जहाँ है वहाँ पीछे कर दे रही है। तो ये पीछे करने से पीछे कैसे हो जाएगी, सवाल तो ये है ना कि पीछे करने से आप क्या पीछे हो जाएगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो लेकिन ये समीर जी, बीजेपी जो है वो अपनी बातें, जो उसका मतलब मानसिकता है, उसका प्रकटीकरण करती रहती है। अब कल शाम को एक ले आया कि साहब उन्होंने वो पटका नहीं पहना राष्ट्रपति के यहाँ, तो राष्ट्रपति ने बांटा था क्या पटका? अगर राष्ट्रपति ने पटका बांटा था तो राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया पटका? तो फिर तो ये सवाल उठेगा पटका। और पटका क्या कोई गणवेश है कि आपने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना? अरे उनकी तो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आपने उसका भी विरोध किया था कि मणिपुर से क्यों कर रहे हैं, कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, राहुल गांधी वहां पहुंच भी गए, वहां से यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, तो आपने उसका भी विरोध किया था। तो ये तो राजनीतिक विरोध सब चलते रहते हैं, तो ठीक है किसका क्या विरोध है, लेकिन ये इसको लेकर अब काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, ये कि जो जिस तरीके से अपमानजनक व्यवहार किया गया विपक्ष के नेताओं के साथ, और लगातार ये हो रहा है, केवल पहली बार नहीं है कि वहां इतने महत्वपूर्ण समारोह में विपक्ष के नेताओं को तीसरी चौथी पंक्ति में बैठाया जा रहा है और यहां तमाम लोगों को पहली पंक्ति में। तो ये जानबूझकर उन संस्थाओं का अपमान है जो लोकतंत्र में बहुत महत्व रखती हैं, संविधान में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। बहरहाल इस पर क्या अभी सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है देखेंगे, लेकिन बहुत सारे ये मुद्दे हैं जिन पर सरकार की कार्यशैली और सरकार की नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।
उधर अभी खबर आ रही है कि किस तरीके से वहां जो बरेली में अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देने के बाद उनको कैसे निलंबित किया गया है, उसके विरोध में वहां पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं जहां वो विरोध कर रहे हैं अपने निलंबन का और कल इस्तीफा देने के दौरान जो कुछ उनके साथ हुआ है उसका। जब ये बिल पास हो रहा था तब उसी टाइम वो है नोटिफिकेशन है तो निकल के इस नोटिफिकेशन इसमें कितनी जोड़ना किया। तो ये वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज यूजीसी मुख्यालय पर भी छात्रों का, देश भर से आए छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और तमाम दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। दोनों मुद्दे बिल्कुल एक हो गए और अलंकार अग्निहोत्री ने उन दोनों मुद्दों को एक साथ उठाया है। और हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से पीड़ित महसूस कर रहा हूं और मुझे पीड़ा है, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो कौन से दो मुद्दे? यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर और शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ है। इधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी यूजीसी के नए रेगुलेशन पर एक बयान दिया है, उसको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से हर चीज का प्रमाण हर व्यक्ति से मांगा जा रहा है, किसी से नागरिकता का, किसी से शंकराचार्य होने का। बहुत मजेदार बात उन्होंने कही है कि आखिर सरकार भी कोई प्रमाण ढूंढेगी या सब लोगों को ही देना पड़ेगा। तो सुनते हैं इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। अजीब हालात कर दिए। नागरिक हो तो नागरिकता साबित करो, वोटर हो तो वोटर साबित करो। सरकार भी कुछ साबित करेगी? नहीं करेगी। अब धर्मगुरु हो तो ये भी साबित करो, जबकि आप इसे बनाने वाले नहीं हो। धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है। अब शंकराचार्य जी को नोटिस देंगे कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, ये साबित करो। कोई संवैधानिक पद पे बैठे हैं क्या वो, कि वो साबित करेंगे, या वो किसी राजनीतिक पद पे हैं वो साबित करेंगे? वो सर्वोच्च पद पे आसीन है। और कुंभ हो रहा था तब शंकराचार्य नहीं थे क्या? आज उन्हें आप शंकराचार्य, कल किसी को भी कुछ मानने से इनकार कर दोगे। ये तो अजीब हालात है ना कि साबित करने पे ही रह जाएगा आदमी, बस साबित करो। उत्तराखंड के जो गंगोत्री धाम है वहां भी गैर हिंदुओं को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां जाके भी साबित करो। अभी हिंदुओं को भी पूछने लगे तुम हिंदू नहीं हो, वो कैसे साबित करेगा कि हिंदू हूं मैं? तो ये बड़ा अजीब सवाल है ना कि वहां भी ये कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, ये साबित करो। तो हर चीज के लिए तो साबित करना हो गया ना। मैं राजस्थान उसमें गया था, हरियाणा में हिसार में। वहां तमाम लोगों के नाम राजवीर, सुखवीर, बलवीर मुसलमानों के नाम थे। तो बताओ कैसे साबित करोगे? राजवीर सुक्कड़ क्या साबित करोगे इसमें? तो ये साबित कराएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है। तो ये बड़ा सही सवाल है कि आखिर सरकार भी कुछ साबित करेगी नहीं, तो सरकार केवल